Hello students, good morning to all of you. How are you? I hope you are good. Let us start again unit number 2, that is atomic structure, and the today's topic is de Broglie and Heisenberg principle. समझ लीजिएगा क्या कंसेप्ट हमारे पास होता है डी ब्रोगली का और हैजनबर्ग प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी का भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये टॉपिक हमारा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम डी ब्रोगली। अब प्रीवियस टॉपिक याद रखो बच्चों, क्या हमने रीड किया था, दैट वाज क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम नंबर जिसने भी लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लें, बिकॉज दैट टॉपिक इज़ वेरी वेरी यूजफुल इन वेरियस एग्जाम्स। लेट अस स्टार्ट विद डी ब्रोगली रिलेशन एंड हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने क्या दिया था, एक हाइपोथेसिस दी थी भाई। और हाइपोथेसिस हमारी क्या होती है, परिकल्पना। ये कोई रूल वगैरह नहीं होता, परिकल्पना होती है बस, कि मैंने ये रूल दे दिया, आप इसको चेक करो ये वैलिड है या नहीं है, ऐसा रूल उन्होंने दिया था। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ए मैटर इन मोशन कैन बी ट्रीटेड एज वेव। उन्होंने क्या बताया था, कोई भी हमारे पास कोई मैटर है, जैसे इलेक्ट्रॉन मान लिया मैंने, अगर वो मोशन में है, वो इलेक्ट्रॉन कैसे है, मोशन में है, तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा भाई। और हम ये भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, पार्टिकल भी होता है, फंडामेंटल पार्टिकल है ना। और अब क्या पढ़ रहे हैं इस डी ब्रोगली रिलेशन में, कि इलेक्ट्रॉन तो क्या है, एक वेव की तरह बिहेव करता है अगर वो मोशन में है तो, दैट इज नोन एज। और जो वेव की तरह जो इलेक्ट्रॉन चलता हुआ इलेक्ट्रॉन जो हमारा है, वो डी ब्रोगली वेव कहलाती है। इट वाज एक्सप्लेन बाय डी ब्रोगली 1923। ये 1923 के आसपास इन्होंने बताया था ये रिलेशन। और इन्होंने क्या बताया था बच्चों इस रिलेशन में, इन्होंने दिया था कि वेव लेंथ जो होती है डी ब्रोगली की वेव लेंथ, वो इज इक्वल टू होती है किसकी, एच बाई एम वी। एच बाई एम वी, यहाँ पे एच मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू इसकी होती है, नीचे लिखी हुई मिलेगी आपको। यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, एच इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट। अब देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है, ये बता दिया मैंने सारी चीज़ आपको। नेक्स्ट चलिए, डी ब्रोगली ने क्या कहा भाई, कि इलेक्ट्रॉन है ना जो, वो ड्यूल नेचर दिखाता है। उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी दिखाता है, क्योंकि इसकी वेव लेंथ है। तो उन्होंने क्या बताया इस हाइपोथेसिस के आधार पर, कि सभी जो मूविंग पार्टिकल है ना, वो ड्यूल नेचर शो करते हैं। उन्होंने क्या कहा, जितने भी मूविंग पार्टिकल हैं वो सब क्या करते हैं, शो ड्यूल नेचर शो करते हैं भाई। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया था, इसका मैं डेरिवेशन आपको ड्रा करता हूँ। इसका डेरिवेशन क्या है, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस डी ब्रोगली वेवलेंथ, and from which relation we can calculate it. According to, as we know that according to Planck's quantum theory, as we had discussed this concept in previous lectures, so you know what is E here. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर जो एनर्जी हमारी होती थी, फोटोन की एनर्जी बच्चों को क्या होती थी, अगर मैं फोटोन को एज ए वेव मानूँ, क्या मानूँ, इफ़ आई कंसिडर फोटोन एज ए वेव, देन ई इज इक्वल टू एच न्यू। एच यहाँ पर क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू यहाँ पर क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, बट उसके बाद क्या है, आइंस्टाइन इक्वेशन आई एक, और आइंस्टाइन इक्वेशन के अनुसार उन्होंने फोटोन को एक पार्टिकल की नेचर मानी। तो जो पार्टिकल उन्होंने अगर कंसिडर किया, तो यहाँ पे जो ई इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, यहाँ पे अगर हमारा जो फोटोन था वो पार्टिकल नेचर का था, तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बताओ बच्चों, दोनों इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, इन बोथ द इक्वेशन वी हैव द वैल्यू ऑफ ई, ई इज द एनर्जी, सो यू कैन कैलकुलेट हेयर। तो चलिए देखिए इसके अंदर क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन की इक्वेशन के अनुसार मैं आपको बताऊं, तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ये तो बिल्कुल वर्ल्ड वाइड फार्मूला है जो एनर्जी और मास का रिलेशन बताता है आइंस्टाइन का। इसी फार्मूले के आधार पर क्या किया गया था, एटम बम बनाया गया था बच्चों। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, इस फार्मूले के बेस पे बनाया गया था, कि एनर्जी इतनी अगर प्रोड्यूस कर दे हम, कि उस किसी भी चीज़ का मास, और कोई चीज़ हमारे पास ऐसी हो जिसकी स्पीड ऑफ लाइट से 2 टाइम्स हो, 2 टाइम्स देखो कितनी होगी, 2 टाइम्स का भी स्क्वेयर बोल रहा है ये, यानी 3, ये कितनी होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और इसका भी स्क्वेयर। कोई चीज़ इतनी स्पीड से अगर मैं किसी चीज़ पे टकराऊँ तो उससे क्या है, एक तरह की बहुत अनलिमिटेड एनर्जी निकलेगी। और उसी को बोला गया था कि एटम बम के अंदर भी ये सिद्धांत काम करता था हमारा। एक्चुअली एटम बम
जो है इसका प्रिंसिपल दिया गया था आइंस्टाइन के द्वारा, बट उसके ऊपर जो नोबेल प्राइज़ मिल गया था वो ओटो होन ने उसकी डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है? ओटो होन को। लेकिन चुराई गई इक्वेशन आइंस्टाइन की ही थी ये सेम इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन सी दैट यहाँ से ई से ई कैंसिल हो जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्र बच्चों, क्या आ जाएगा? एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्र, एंड यू नो वेरी वेल न्यू इज इक्वल टू वट? सी अपॉन लेमडा, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। ये तो प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था क्वांटम मैकेनिक्स उसमें हमने पढ़ लिया था, जहाँ वेवलेंथ, टाइम पीरियड एटसेट्रा टॉपिक पढ़े थे। तो बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पे? एच न्यू की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ? एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्र, एंड एच बाई लेमडा अगर मैं यहाँ रखूँ तो मैं सी इधर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? सी यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, सी से सी कट गया, क्या बच गया? एम सी। देन वट वी गेट हेयर, क्या मिला हमको? वी गेट एच इज इक्वल टू लेमडा एम सी, या आप कह सकते हो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम सी। एंड यू नो वेरी वेल एम सी, यहाँ पे सी मेरा स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी है, तो सी को मैं नियरली इक्वल टू वी मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ? यस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ अगेन? लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। मैंने सी को किससे डाइवर्ट कर दिया? अब यहाँ पे चेंज कर दिया वी से, दोनों वैल्यू सेम होती हैं। तो चलिए यहाँ पे एक मोमेंटम का फार्मूला आपको आता होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, पी इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम। तो मैं इस एम वी की जगह पे पी पुट कर सकता हूँ, यस। तो you can see that there is a relation and we calculated here de Broglie wavelength. De Broglie wavelength is what? Lambda is equal to h upon p, and you can also say that h upon mv. This is our relation. If देख लीजिएगा कई बार क्या होता है एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की दे दी जाती है भाई, और उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आपसे निकलवाई जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसको कैसे निकालोगे? ये एक रिलेशन है, बट ये कहाँ से आया मैं बताता हूँ आपको। देखो मेरे पास P इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी। पी इज इक्वल टू एम वी, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र। यू कैन से दैट यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? वी की वैल्यू निकाल सकता हूँ इसमें से। अगर मैं वी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? पी ऊपर आ जाएगा और एम नीचे आ जाएगा इसमें। तो आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्र। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्र। तो क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे जो वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा मैं इस इक्वेशन में। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे मैं वी की वैल्यू पुट करूँगा पी बाई एम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी का स्केयर है बच्चों, तो पी का स्केयर हो जाएगा। ये देखो ये लिख रखा है मैंने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी का स्केयर और एम का स्केयर, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर? के इज इक्वल टू ऊपर पी स्केयर बच गया, नीचे 2m बच गया भाई। ये मेरे पास एक रिलेशन आया, के इज इक्वल टू पी स्केयर बाई 2m। यहाँ पे अगर आपको पी निकालना पड़ जाए तो क्या करोगे? स्केयर रूट हो जाएगा, यहाँ स्केयर हटेगा तो इसका रूट चढ़ जाएगा, 2m के ई। और यहाँ पे आप सोच सकते हैं अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पुट करता हूँ, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है। तो एच बाई पी की वैल्यू कितनी आ गई? रूट ऑफ 2m के ई। देन दिस फार्मूला विल बी एप्लीकेबल। ये देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई है तो ये फार्मूला अप्लाई करोगे, न्यूमेरिकल अगर कोई आ जाता है तो, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं ताकि कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डी ब्रोगली इक्वेशन नॉट यूज्ड इन आवर डेली लाइफ्स। क्या बोला कि हमारे प्रतिदिन की जो दैनिक जीवन में डी ब्रोगली इक्वेशन का प्रयोग क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो बच्चों सिंपल सी बात है, अपन अपने डेली लाइफ में क्या है, हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट देखते हैं अपने आसपास। क्या होते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट? जो बड़े होते हैं। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब है जो बड़ी चीज़ें होती है जिनको आप विद योर नेक्ड आई मेजर कर सकते हो, देख सकते हो, सीन कर सकते हो। तो बताओ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे लगता है अपना क्या ये जो कंसेप्ट है डी ब्रोगली का। और लेकिन हम यहाँ किसकी दुनिया में हैं? इलेक्ट्रॉनों की दुनिया में हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या है? माइक्रोस्कोपिक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है? बिल्कुल सूक्ष्म है। सो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में जो वेवलेंथ आती है अपनी, ये मैंने निकाल के भी दिखाया आपको एक न्यूमेरिकल में। इन्होंने क्या बोला है कि जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उनकी वेवलेंथ जो आती है ना वो इतनी छोटी आती है कि इसको डिटेक्ट करना भी डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम अपने डेली लाइफ में डी ब्रोगली का कोई भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई इसको कर ही नहीं सकते। सपोज करो मैं कर देता हूँ इसको अप्लाई, तो मैं कुछ आगे चलता हूँ। देखो एक न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया इसमें आगे, ये न्यूमेरिकल देखना आप एक बार। जैसे ये रहा भाई,
इस न्यूमेरिकल से आपको आइडिया हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों बताया गया है। सपोज करो एक बॉल है मेरे पास, एक कोई भी बॉल है, उसका मास 100 ग्राम है या फिर 0.1 किलोग्राम है, और वो कितनी वेलोसिटी से चल रही है भाई, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आप निकाल लें एक बार। डी ब्रोगली वेवलेंथ जब आप निकालोगे, सब कुछ गिवन है ना, इसका प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास ये होता है, सब कुछ गिवन है बच्चों। ये देखिए सारी वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे A to Z वैल्यू, तो 6.626 10⁻⁻34 कितना है बच्चों, 10⁻⁻34। क्या इसको मेजर किया जा सकता है? कैन वी डिटेक्ट दिस स्मॉल वैल्यू? नो। इसका मतलब 1/10 यानी 1 के पीछे 34 जीरो हैं। देखो कितनी वैल्यू कम है ये। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन के केस में अगर आप इसको निकालोगे ना, ये देखो इलेक्ट्रॉन के केस में तो ये कुछ मेजरेबल वैल्यू है, ये मेजर हो सकती है, बट क्या ये मेजरेबल है? नहीं। कैसा केस है? मैक्रोस्कोपिक। बॉल क्या होती है? मैक्रोस्कोपिक। और ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो माइक्रोस्कोपिक। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में काम करता है डी ब्रोगली, बट अपने डेली लाइफ में काम नहीं करता। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? बिल्कुल यस। चलिए आगे, मैं आगे चलता हूँ, इस टॉपिक में कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज़ गिवन एज ए। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया भाई, देख लीजिएगा एक बार कि वाई क्रिकेट बॉल नॉट मूव्स इन फॉर्म ऑफ वेव। जो क्रिकेट की बॉल है वो वेव की फॉर्म में नहीं मूव करती, येट डी ब्रोगली इक्वेशन एप्लीकेबल ऑन इट। जबकि डी ब्रोगली तो लगती है, क्रिकेट बॉल पे भी अप्लाई हमने कर सकते हैं। वैसे तो डी ब्रोगली ने बोला क्या था, कोई भी मैटर हो, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो वेव नेचर का होता है। तो ये फुट जो बॉल है ये भी तो मूविंग नेचर की है। तो आप जानते हो ना बॉल क्या है, क्या बॉल ऐसे क्रस्ट्रप की फॉर्म में आती है? वेव तो क्रस्ट्रप की फॉर्म में आती है। क्रस्ट्रप की फॉर्म में आएगी तो बॉल क्या है, ग्राउंड में अंदर घुसेगी ऐसे, फिर बाहर निकलेगी, फिर अंदर घुसेगी, है ना। तो ये तो पॉसिबल होता ही नहीं इसका केस, ठीक है। तो आगे चलें, इसमें देखिए क्रिकेट बॉल जो है, इस क्वेश्चन को समझे क्या है। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद क्रिकेट बॉल इज सो स्मॉल कैन नॉट बी ट्रैक्ड फॉर ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन। ये मैंने अभी बताया आपको, क्रिकेट बॉल की जो वेवलेंथ है इतनी छोटी, इतनी स्मॉल आती है 10⁻⁻34 की रेंज में, जिसको डिटेक्ट करना जो है मतलब डिटेक्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टैंड? कंसेप्ट क्लियर हुआ ना बच्चों? बिल्कुल। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने डाले हैं साथ में बच्चों, बिकॉज ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। इसमें ये पूछा गया भाई, हाउ कैन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कन्फर्म। फिर इलेक्ट्रॉन की नेचर कैसे कन्फर्म की गई? देखो एक बार किसी ने बता दिया इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल है, किसी ने बता दिया इलेक्ट्रॉन हमारा वेव नेचर का है। तो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर कैसे कन्फर्म की गई? पार्टिकल नेचर तो चलो पहले पता लग गई थी हमें, लेकिन वेव नेचर इलेक्ट्रॉन की कैसे कंसीडर की गई, कि कहाँ से पता लगा कि वेव नेचर का है पार्टिकल? तो नील बोहर के जो स्टूडेंट थे, नील बोहर, उनके स्टूडेंट थे भाई डी ब्रोगली, उन्होंने ये बात बतानी शुरू की। लेकिन डी ब्रोगली के स्टूडेंट आए फिर बाद में बच्चों, जिनका नाम था डेविसन जर्मर। ये थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, अपने नाम से ही एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया, इट वाज कन्फर्म्ड दैट, देख लीजिएगा क्या बताया गया इसमें। इन्होंने ये बताया, इट वाज कन्फर्म्ड बाय डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। जब एक बीम है ना इलेक्ट्रॉनों की किसी निकेल क्रिस्टल की सरफेस पे फॉल करती है, क्या बताया कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल ऑन द सरफेस ऑफ निकेल क्रिस्टल एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन। तो उन्होंने बताया कि डिफ्रैक्शन होता है। फिर क्या होता है डिफ्रैक्शन का मतलब एक तरह का रुकावट आ जाती है इसके आगे, और ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, वेव हमारी विवर्तित हो जाती है। ये पैटर्न ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग, वेव नेचर इज कन्फर्म। इन्होंने क्या देखा कि जब एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टकराई इस निकल क्रिस्टल से यहाँ पे, तो टकराने के बाद क्या डिफ्रैक्शन हुआ। डिफ्रैक्शन का मतलब ये मुड़ गई मतलब मुड़ने के बाद ये एक तरह की इस तरह की नेचर दिखाई इसने। ये होती है अपनी क्या, वेव नेचर, ठीक है बच्चों। ये इस तरह का कंसेप्ट था हमारा। चलिए और डीपली हम स्टडी करते हैं इसमें। इस चैप्टर में कुछ डिफरेंसेस हैं वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं इसी टॉपिक के साथ, बिकॉज एक दूसरे से रिलेटेड है ये टॉपिक हमारे। अब हम पढ़ चुके हैं बच्चों क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, मैटर वेव क्या होती है, इन दोनों को हम डिफरेंस से समझते हैं।
फर्स्ट डिफरेंस देख लीजिएगा, दीज वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टॉपिक जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इसमें वेव है क्रस्ट्रप की फॉर्म में आती है, और वेव के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में लिया गया था, मैग्नेटिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में हमने लिया था, बी मैग्नेटिक फील्ड। और जब वेव चलती थी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्या थी, परपेंडिकुलर थी, और जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती थी उसके भी क्या थी, परपेंडिकुलर थी। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। तो दीज वेव्स विद ए, यानी दीज वेव्स एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल इज नोन एज द वेव, यानी ऐसी वेव जो पार्टिकल के साथ एसोसिएट करती हैं, इनके पार्टिकल मूव करते हैं भाई, वो हमारी क्या है, मैटर वेव। यानी यहाँ पे एमिट होंगी ये यानी ये जो अगर आप इनको देखोगे तो ये एक तरह से सोर्स को छोड़ेंगी नहीं, जिस भी सोर्स से निकलेंगी ना उसको लीव नहीं करेंगी, जबकि ये लीव करती दिखाई देंगी आपको। ठीक है, अगला पॉइंट देखोगे तो दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम। बच्चों इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इनको किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, बिना माध्यम के ही ये ट्रैवल कर सकती हैं। बिकॉज दे कैन ट्रैवल एज सेम स्पीड एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सूर्य के प्रकाश की जो चाल है ना उसकी चाल से ये क्या है, ट्रैवल करती हैं। इसलिए इनको किसी क्या सूर्य के सनलाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत है, नो, वो वैक्यूम में भी क्या है, ट्रैवल कर सकता है। तो ये भी क्या है, वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। सेकेंड पॉइंट देखें इधर वाला, दे रिक्वायर मेटल मीडियम। ये क्या है, वैक्यूम में नहीं जा सकती, दे डू नॉट पास थ्रो वैक्यूम, दे रिक्वायर ए मीडियम, इनको मीडियम चाहिएगा। दे लीव द सोर्स, ये लीव को, ये सोर्स को लीव करती हैं, मतलब ये हमें एमिट होती हुई दिखाई देती हैं। क्लियर है, दे डू नॉट लीव द सोर्स, ये सोर्स को लीव नहीं करती, एमिट होती हुई दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट पॉइंट, दे ट्रैवल विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट। भाई जितनी स्पीड ऑफ लाइट सी होती है अपनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये उतनी ही स्पीड से क्या है, ट्रैवल करती हैं। बहुत फास्ट स्पीड होती है बच्चों, आप जानते हो न्यूट्रॉन इतनी स्पीड से टक्कर मारता है वहाँ पे जहाँ जो एटम बम हमारा होता है उसमें जो चेन रिएक्शन होती है ना उसके अंदर से। स्पीड ऑफ मैटर वेव डिफर फॉर डिफर मैटर, यानी जो हमारी मैटर है, जो पदार्थ हमने लिया है, वो प्रत्येक पदार्थ में क्या है, उस पदार्थ के पार्टिकल पे डिपेंड करेगा उसकी स्पीड मैटर की क्या है। यानी जनरली मैं अगर आपसे बोलूँ तो स्पीड ऑफ लाइट यानी जो स्पीड ऑफ मैटर वेव है वो इनसे तो कम ही होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से तो कम ही होगी, बट अलग अलग मैटर के लिए वो अलग अलग वैल्यू डिफाइन होगी, हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते किसकी कितनी है। ठीक है, वेवलेंथ, अगर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ निकालनी है बच्चों तो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू c/ν, पढ़ चुके हैं। अगर मैंने वेवलेंथ मैटर वेव की निकालनी है, अगर वो एज ए वेव है तो ये बातें हमने याद रखनी है, अगर एज ए पार्टिकल है तो ये बातें हमने याद रखनी है। देखो जब वेव थी तो उसकी वेवलेंथ कैसे निकाली थी, वहाँ पे वेवलेंथ को मैंने डिफाइन भी किया था, अगर डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ, कंजक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच की जो दूरी थी हमारी परस्पर, वो मेरी क्या थी, वेवलेंथ थी, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ थी। बट जबकि यहाँ पे वेवलेंथ मैटर वेव की जो डी ब्रोगली ने बताई है वो क्या है बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ये हमने अभी निकाल ली है। अगर मैं उसको एज ए क्या मान लूँ, पार्टिकल मान लूँ तो ठीक है। चलिए अब बात, कई बार यहाँ पे डिस्कशन हुआ पार्टिकल वेव, तो इसमें भी डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं आज। पार्टिकल क्या होता है और वेव क्या होती है। पार्टिकल होता है कण बच्चों, छोटे छोटे कण जो होते हैं, और वेव क्या होती है, एक तरंग होती है। सिंपल एग्जांपल अगर हम आपको मैं बताऊं तो पार्टिकल कुछ मैक्रोस्कोपिक हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है बच्चों, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स माने जाते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। जबकि हमारे पास अगर मैं बात करूं एक क्रिकेट बॉल, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, पार्टिकल की फॉर्म में हैं, बट ये मैक्रोस्कोपिक हैं और इनका कुछ लेना देना नहीं होता अपनी केमिस्ट्री से। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक की बात हम करते हैं इस चैप्टर के अंदर। एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, तो एटम की बात करेंगे हम, बाहर की बात थोड़ी करेंगे। ये वेव, अब देखो वेव हमारी क्या होती है, वेव को आप याद रख सकते हो, जैसे मैं क्या करूँ, कुछ एक पत्थर उठा लिया मैंने और किसी तालाब में मैं उसको फेंक के मारता हूँ, तो आप जानते हो ना किस तरह की, इस तरह की वेव से उत्पन्न होती हैं भाई, वो बढ़ती जाती हैं पहले, वो फिर लास्ट में ख़त्म हो जाती हैं। तो वेव आइडिया दिया मैंने आपको, वेव इस तरह की होती है। ठीक है,
चलिए पार्टिकल, ये पार्टिकल ऑक्यूपाइज वेल डिफाइंड पोजीशन इन स्पेस। पार्टिकल की एक वेल डिफाइंड पोजीशन होती है स्पेस के अंदर, जैसे क्रिकेट बॉल है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास, सारी चीज़ें क्या है इसकी वेल डिफाइंड शेप बताती हैं इसकी। जबकि एक वेव है हमारी वो स्प्रेड हो जाती है स्पेस में, वो फैल जाती है, मैंने भी बताया था इस तरह से। थ्रोइंग स्टोन इन ए पॉन्ड ऑफ वाटर, तालाब में एक स्टोन हमने फेंक के मारा था वही, ठीक है। पार्टिकल डू नॉट इंटरफेयर, पार्टिकल क्या है अपना काम खुद करते हैं, जैसे ये पार्टिकल हैं तो ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते कि इसके साथ सुपर इम्पोज हो गया कि इसके ऊपर इससे चिपक गई, नो। जबकि वेव क्या करती है, एक वेव मान लो एक मैंने एक पत्थर यहाँ पे मारा, दूसरा पत्थर मैंने यहाँ पे मारा, तो कुछ समय में वेव क्या है एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देंगे बच्चों, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, तो ऐसा वेव इंटरफेयर करती हैं आपस में, जबकि हमारा पार्टिकल इंटरफेयर नहीं करता। याद रख लोगे ना। वहन ए नंबर ऑफ पार्टिकल आर प्रेजेंट इन गिवन रीजन ऑफ स्पेस, जब बहुत सारे पार्टिकल मेरे पास होते हैं तो उनकी टोटल वैल्यू उनके सम के बराबर होती है। जैसे मान लो बच्चों ये मेरे पास 10 पार्टिकल हैं भाई, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट अगर मैं निकाल लूँगा, टोटल निकाल लूँगा, समेशन निकाल लूँगा, तो 10 ही आएगा, बिकॉज इनके सम के इक्वल होता है। क्या होता है इनके सम के इक्वल, ठीक है। क्लियर है या नहीं है आपको, बताओ। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे भाई, इसमें क्या है, इसका जो टोटल सम है बच्चों सभी पार्टिकल के सम के इक्वल होगा। जबकि एक नंबर ऑफ वेव हमारे पास प्रेजेंट है, सपोज करो मेरे पास एक स्पेस है और उसमें बहुत सारी वेव्स हैं, तो इंटरफेरेंस बताया था ना मैंने, इंटरफेरेंस मतलब वेव्स आपस में सुपर इम्पोज कर लेंगी भाई। क्या कर लेंगी, वेव आपस में सुपर इम्पोज कर लेंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, और सुपर इम्पोजिशन करने से क्या होगा, रिजल्टेंट वेव जो होगी ना वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। अंडरस्टैंड, वो वेव क्या है स्मॉल भी हो सकती है और दैट में भी लार्ज हो सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया टॉपिक आपको, बिल्कुल। अभी मैं एक टॉपिक और बताता हूँ, हम बिल्कुल कोई भी टॉपिक नहीं लीव करने वाले यहाँ पे, हम कंटिन्यू चलते हुए प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे इस चैप्टर में। डेरिवेशन ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे क्या है, बोहर पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम का हम क्या है, एक पोस्टुलेट ले रहे हैं बोहर का। बोहर मॉडल हमने अभी तक किया नहीं है बच्चों, करेंगे उसको भी हम, उसके बाद ही लेक्चर बनाता हूँ मैं बोहर मॉडल के ऊपर। तो देखो बोहर मॉडल जो है वो उसका एक पोस्टुलेट हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का, वो डी ब्रोगली से कैसे रिलेटेड होता है। देखो बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है। जैसे मेरे पास ये एक एटम है और इसमें ये न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या है चक्कर लगाता रहता है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है यहाँ पे वी वेलोसिटी से, कुछ भी मान लो भाई, वी वेलोसिटी मान ली मैंने, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसके अंदर, समझो एक बार इसको। बोहर अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, सो द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। जो भी हमारा ऑर्बिट है उसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो स्फेरिकल हो गया ना, तो क्या हो जाएगी बताओ, सर्कमफ्रेंस क्या होती है स्फेयर की, 2πr। तो ये मेरे पास क्या जाएगा 2πr इज इक्वल टू n लेमडा, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीपल है वेवलेंथ का, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। आर यहाँ पे रेडियस है ऑर्बिट की, जो ऑर्बिट हमारे पास होता है। अब डिस्कशन होगा ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, ये भी हम करेंगे। एन यहाँ पे क्या है इंटीजर है वही। तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कहती थी बताइए, लेमडा इज इक्वल टू, क्या कहती थी डी ब्रोगली, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये बोलती थी ना। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन फर्स्ट, लेमडा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ये मेरी इक्वेशन मैंने फर्स्ट मानी है। तो 2πr यहाँ पे क्या था बच्चों एन लेमडा था ना, तो एन इंटू लेमडा की वैल्यू भी पूरी मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, देखो ये कर दी पुट एच बाई एम वी। तो क्या आ जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2π, बस इतना ही था भैया। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2π, ये मेरे पास क्या है इसका फार्मूला है। क्लियर। तो देखिएगा न्यूमेरिकल मैंने आपको अभी बताया था, मैं अगेन बता देता हूँ। कैलकुलेट द, देखो बच्चों क्या है इसके अंदर, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन दैट इज मास गिवन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ kg एंड मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दैट इज 10⁻³ मीटर पर सेकेंड एंड प्लैंक्स कांस्टेंट इज आल्सो गिवन। प्लैंक्स कांस्टेंट की वही वैल्यू है ना, जो ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है,
ये अभी तक डिस्कवरी चली हुई है इसके ऊपर। तो देखो सभी वैल्यूज आपको गिवन है, अप्लाई कर दें। डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। एच की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और यहाँ पे क्या है, नीचे क्या करोगे, एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻³ kg इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। आपका आंसर निकल के आया 7.25 इंटू 10⁻⁷ मीटर। मेजरेबल है भाई। ये माइक्रोस्कोपिक के लिए क्या है, माइक्रोस्कोपिक के लिए अपना जो डी ब्रोगली है वो काम करता है। लेकिन अभी हमने एक एग्जांपल लिया था यहाँ पे बॉल वाला, और इस बॉल में क्या था, 0.1 kg की बॉल है जो स्पीड मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ डी ब्रोगली इक्वेशन लगाओगे, एच की वैल्यू कितनी होगी, 6.6, इतना ही रख लो, या तो 10⁻इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और नीचे क्या है 0.1 kg और इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 6.6 इंटू 10⁻34। देखो कितना कम हो गया ये वैल्यू, है ना। ये वैल्यू तो बहुत ही कम गई, और इतनी कम वैल्यू जो हमारी आई है ये क्या सजेस्ट करती है आपको कि ये जो डी ब्रोगली इक्वेशन है इसकी वेवलेंथ ये मैक्रोस्कोपिक के ऊपर अप्लाई नहीं होती। तो चलिए बच्चों, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आज का नेक्स्ट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक का नाम है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसमें क्या अनिश्चित था बच्चों, अनसर्टेनिटी का मतलब है अनिश्चितता, उसमें ना कुछ अनिश्चित चीज़ बताई थी। ये प्रिंसिपल वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा, जर्मन के फिजिसिस्ट थे वही, 1927 में दिया गया था। उन्होंने क्या बताया कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली होता है एक साथ, क्या होता है साइमल्टेनियसली, एक साथ, साथ साथ में हम निकालने कोई वैल्यू। तो क्या बताया गया था, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द साइमल्टेनियस both possible as well as momentum of small particle absolute accuracy। क्या बोला इसने, एक्यूरेसी, यानी ये इन्होंने क्या बोला कि अगर आप मान लो ये इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सपोज करो इस इलेक्ट्रॉन का मास m है और इसकी वेलोसिटी v है, इस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो उन्होंने बताया इस इलेक्ट्रॉन में अगर आपने इसका मास बता दिया एक्यूरेट, चलो ठीक है कितना मास है, अगर इसकी वेलोसिटी बता दी एक्यूरेट, चलो इतनी वेलोसिटी है, तो आप इसकी पोजीशन नहीं बता सकते, इसकी पोजीशन गलत आएगी, वो ऑटोमेटिक गलत आएगी, ये इन्होंने बोला था। सपोज करो आप अगेन एक क्वेश्चन उठाओ, जैसे मैंने क्या किया, इस मूविंग इलेक्ट्रॉन का क्या है, चलो इसकी पोजीशन मैंने बता दी, ठीक है, क्या बता दी, इसकी पोजीशन मैंने बता दी। तो अब क्या होगा, सिचुएशन अब क्या आएगी, अब आप इसकी प्रॉपरली वेलोसिटी नहीं बता सकते कि कितनी वेलोसिटी से चला हुआ है, क्या नहीं बता सकते कितनी वेलोसिटी से चला हुआ है। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है बताओ। तो ये कंडीशन थी हाइजेनबर्ग की, और उन्होंने क्या बताया, मैं देखो आपको बिल्कुल डीपली समझाता हूँ इस टॉपिक को, कि अगर मोमेंटम की बात की गई थी और दूसरा पोजीशन की बात की गई थी, तो उन्होंने बताया कि कुछ एरर आती है, अगर मैं निकाल लूँ तो एक में तो कुछ एरर जरूर आती है। तो मैथमेटिकली अगर मैं इस इक्वेशन को बताऊँ, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दैट इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे एरर इन पोजीशन, पोजीशन मान ली मैंने एक्स इसकी, ठीक है, और यहाँ पे अनसर्टेनिटी मोमेंटम में मान ली बच्चों डेल्टा पी। डेल्टा पी भी लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, एम डेल्टा वी, क्योंकि पी इजिकल टू क्या होता है, एम वी। क्लियर है। तो बताओ मैथमेटिकली आपको इसको एब्जॉर्व कर सकते हो, कितनी वैल्यू होती है इसकी। मैथमेटिकली इट इज गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4π। जो एरर आई थी वो कितनी आई थी, h/4π की, या तो इसके बराबर था या इससे ज़्यादा थी एरर। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, चेक करते हैं हम इसको कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दैट इज कंसिडरिंग कितनी मान ली, यहाँ पे मैंने डेल्टा एक्स, कितनी मान ली डेल्टा एक्स, और इनटू मल्टीप्लाइड बाई अनसर्टेनिटी इन किसमें, मोमेंटम डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। वेहर ये सारी चीज़ मैंने बता दी बच्चों आपको। डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी या एरर है पोजीशन में, डेल्टा वी मेरा अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में है, डेल्टा पी मेरा अनसर्टेनिटी किस में है, मोमेंटम में है, और एम मेरा क्या मास ऑफ पार्टिकल, एच मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पे है। तो बताओ अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूँ तो प्रूव भी कर सकता हूँ भाई। देखो कैसे प्रूव करेंगे, सपोज करो हमारे पास कोई पार्टिकल था
और वो उसकी वेलोसिटी मैंने निकाली, करेक्ट आ गई, बिल्कुल एक्यूरेट आ गई वेलोसिटी। मास भी एक्यूरेट आ गया बच्चों, और उसका क्या है, पोजीशन भी एक्यूरेट आ गई, P फॉर पोजीशन है यहाँ पे। लेकिन मोमेंटम अगर मैंने, हाँ उसका मोमेंटम क्या था, मोमेंटम भी एक्यूरेट आ गया भाई, P यहाँ पे मोमेंटम ही है, और मोमेंटम एक्यूरेट आ गया तो इसका मतलब मोमेंटम में कोई गलती नहीं थी, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, जीरो। जब मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा यानी उसमें कोई एरर ही नहीं होगी तो डेल्टा पी जीरो होगा ना, बताओ होगा कि नहीं होगा, यस। तो उसको अप्लाई करो, इस वैल्यू में पुट करो आप। जैसे ही मैंने वैल्यू में पुट किया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, एच बाई फोर पाई, तो यहाँ पे क्या रख लिया मैंने, डेल्टा एक्स एच बाई फोर पाई। इस पी को मैं नीचे ले गया बच्चों, नीचे ले गया डेल्टा पी, यहाँ पे देखो। तो बताओ जब नीचे मैं लिखूंगा तो एच बाई फोर पाई, डेल्टा पी की वैल्यू जीरो है, तो एच बाई कितना आ गया, जीरो। और किसी के बट्टे में जीरो हो, किसी के डिनोमिनेटर में जीरो हो तो क्या होता है वो, इनफाइनाइट। तो पोजीशन क्या आई बच्चों, इनफाइनाइट। निकाल ही नहीं सकते हमें, यही तो मैं बोल रहा था। अगर मैंने सपोज किया यहाँ पे क्या क्या मानना मैंने, देखो आप एक बार, जैसे मैंने मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन है और उसकी जो है ना, मेरे पास वेलोसिटी भी एक्यूरेट है, मास भी एक्यूरेट है, मोमेंटम भी एक्यूरेट है। तो ये सारी चीज़ अगर मैंने तीन चीज़ एक्यूरेट मानी तो पोजीशन में गड़बड़ हो गई है ना। इसी तरह से अगर मैं इस वैल्यू के अंदर, देखो मैं एक और समझाता हूँ आपको इसी में, अगर मैं मान लेता हूँ वेलोसिटी एक्यूरेट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अब इसकी जगह पे सपोज करो आप मान लो डेल्टा एक्स को जीरो मान लो, कि यहाँ पे पोजीशन में भी बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट है, पोजीशन में भी कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, इस डेल्टा पी की जगह पे डेल्टा एक्स चला जाएगा, और जब डेल्टा पी की जगह पे डेल्टा एक्स जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, यानी डेल्टा एक्स भी मेरा इनफाइनाइट आ गया बच्चों, और डेल्टा पी भी आ गया, वाई से वर्सा। इस तरह से दोनों की वैल्यू क्या है, इम्पॉसिबल है इस थ्योरी के अनुसार। कुछ क्वेश्चन मैंने रखे हैं ताकि आप कंसेप्ट को समझ सको। वाई हैजनबर्ग प्रिंसिपल नॉट यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, वही चीज़ है, अगर डेली लाइफ में आप इसको डील करोगे तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ, इन आवर डेली लाइफ वी डील विद द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं हम अपनी डेली लाइफ में, देखते हैं, जबकि माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को हम नहीं देखते। तो ये प्रिंसिपल माइक्रोस्कोपिक पे लागू होता है जबकि मैक्रोस्कोपिक पे लागू नहीं होता। आई होप दीज ऑल टॉपिक्स you understood very well, and next lecture will be uploaded tomorrow. Then you will write all the concept, understand, keep growing, keep learning. Thanks a lot, bye bye.